नमस्कार। स्वागत है आपके अपने स्टोरी ऑफ क्राइम में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कितना भी स्मार्ट हो, कितना भी पढ़ा लिखा हो, झांसे में लेना कितना आसान होता है, ये आज के इस कहानी के घटनाक्रम से आप समझ सकते हैं। बड़े बड़े लोगों को कैसे 8वीं 10वीं फेल चूना लगा जाते हैं, ये घटनाक्रम आज आपको पूरा बता देगा। अगर आप भी अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, आप भी अपने आप को तेज तर्रार समझते हैं, तो ये घटना आपके लिए ही है। और आपको इससे समझ में आएगा कि कैसे महज एक फोन कॉल, एक मैसेज, एक लिंक कैसे आपको बर्बाद कर सकता है। तो कहानी है बुलंदशहर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक छोटे से शहर खुर्जा के, जिसे आप सिरेमिक सिटी के नाम से भी जानते हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ओएसडी बनकर कैसे 40 से 50 लाख रुपए की ठगी की जाती है। किसी व्यापारी से, किसी अधिकारी से कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ी बड़ी घटना को अंजाम दिया जाता है। और पेशेंस, जिसे धैर्य बोलते हैं, इसमें आपको पूरा देखने को मिलेगा। तो तकरीबन 20-22 जून 2016 की यह घटना है। बुलंदशहर डीएम को फोन आता है, पूछा जाता है, आप आईएएस शुभ्रा सक्सेना बात कर रही हैं? सामने से जवाब जाता है, जी हाँ बात कर रही हूं। आप? सामने से जवाब आता है, मैं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ओएसडी बात कर रहा हूं। ओएसडी यानी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, जो शासन प्रशासन के बीच की खबरें और तालमेल बिठाने का काम करते हैं। अब ओएसडी उधर और इधर डीएम, जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट और अदब बढ़ जाती है। बोला जाता है, सर बताइए क्या काम है। ओएसडी साहब पूछते हैं कि आपके यहाँ एक मीट कारोबारी हैं, नाम है रफीक, कैसे हैं वो, क्या है उनका शासन प्रशासन के प्रति व्यवहार। इधर से जवाब मिलता है, अच्छे लोग हैं, अच्छा कारोबार है, शासन की मदद भी करते हैं, साथ में पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं। इधर से एसडी साहब बोलते हैं, आप बात कराइए। डीएम अपने एसडीएम को फोन करते हैं। एसडीएम थे इंदु प्रकाश। एसडीएम भी फोन लगाते हैं, बात होती है, सेम सवाल उनसे भी होता है, जवाब मिलता है। एसडीएम साहब रफीक तक नंबर पहुंचाते हैं और रफीक को बताते हैं, ये तत्कालीन सीएम के ओएसडी हैं, आप इनसे बात कर लीजिए, आपसे बात करना चाहते हैं। मीट कारोबारी ओएसडी को फोन लगाते हैं। ओएसडी वापस अपनी पूरी जानकारी देते हैं एक बेहतरीन भाषा में, और कारोबारी को बोलते हैं, आपकी काफी तारीफ सुनी है, काफी व्यवहार कुशल आदमी हैं आप, और आप जैसे आदमी का काम करना हमारे लिए काफी अच्छी बात है, काफी गौरव की बात है। इधर जो व्यापारी होता है भाव विभोर हो जाता है। सामने से एसडी साहब का जवाब आता है सवालिया निशान के साथ कि काफी समय से आपकी एक फाइल पड़ी है हमारे पास एनओसी के लिए, आप मीट कारोबार के लिए एनओसी लेना चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से हो नहीं पा रहा है। इधर से इनका भी जवाब आता है, हाँ सर 3-4 साल से हम लखनऊ के चक्कर काट रहे हैं, आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई एनओसी मिली नहीं। इधर से एसडी साहब बोलते हैं, अगर मैं करवा दूं तो मैं आपकी फाइल आगे बढ़वा देता हूं। इतना सुनना था कि आसमान में पहुंचना किसी व्यापारी के लिए छोटी बात नहीं है। बस अब क्या, अब तो दिए, मिठाई बांटो। इधर से ये तैयार हो जाते हैं, हाँ साहब करवा दो। ओएसडी साहब बोलते हैं, ऐसा करिए, खर्चा भी लग सकता है तो तैयार रहिएगा। इधर से व्यापारी जो कारोबारी हैं मीट के, वो कहते हैं, ठीक है कोई बात नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। क्या ठीक है फिर तैयार रहिएगा, हम फोन करेंगे। फोन कट जाता है। इधर व्यापारी भी मस्त, क्योंकि कोई भी इंसान जिसका व्यापार बढ़ने के लिए मौका मिले, वो भी कहीं भी न जाना पड़े,
साथ में सामने से कोई बड़ा अधिकारी फोन करे तो जाहिर सी बात है खुशी से फूला नहीं समाएगा। फिर फोन आता है और सामने से कहा जाता है ये अकाउंट नंबर है, कुछ पैसे डाल दीजिए, जरूरत है। अब इधर से सवाल होता है व्यापारी की तरफ से, कितना डालना है साहब? अमाउंट तो नहीं बताई जाती, कहा जाता है जितनी मर्जी डाल दीजिए स्वेच्छानुसार। पहली बार में तकरीबन 20 लाख रुपए व्यापारी द्वारा दिए गए खाते पे जमा करा दिया जाता है। पैसा जमा हो जाता है, फिर फोन आता है और यह सिलसिला लगातार चलता रहता है और तकरीबन कुछ ही दिनों में 40 लाख रुपए ऐंठ लिए जाते हैं। फिर एक दिन फोन आता है कि माननीय मुख्यमंत्री साहब इफ्तार पार्टी का आयोजन कर रहे हैं, तो उसमें आपको आना है, 5 लाख रुपए लेके आइएगा और साथ में भैया भाभी के लिए कुछ गिफ्ट भी। भैया भाभी तो आप समझ गए होंगे किसकी बात कर रहा हूं। अब चूंकि उस समय काफी बड़े दर्जे पे ऐसा काम हुआ करता था तो कोई शक की गुंजाइश नहीं, क्योंकि काफी लंबी चेन से ये कनेक्टिविटी हुई थी, पहले डीएम फिर एसडीएम फिर किसी व्यापारी के पास, तो किसी को शक हो ही नहीं सकता। अब ये शॉपिंग करते हैं, सामान खरीदते हैं भैया भाभी के लिए, साड़ी भाभी के लिए और भैया के लिए कुछ कुर्ते के कपड़े, और 5 लाख रुपए कैश लेके पहुंच जाते हैं जहां पे इफ्तार पार्टी हो रही है। वहां से फोन करते हैं ओएसडी को, बताते हैं कि इफ्तार पार्टी में काफी भीड़ है। अब भीड़ समझिए 1000 से ऊपर ही लोग रहे होंगे, बहुत ज्यादा भीड़। इन्हें भी लगता है हाँ ठीक ही है। घंटे 2 घंटे बाद वापस फोन करते हैं तो इफ्तार पार्टी के बाद की मीटिंग बताई जाती है। इधर सिलसिला चलता रहता है। अब जब पार्टी धीरे धीरे खत्म होने लगती है तो फिर से फोन लगाते हैं और उधर ओएसडी का फोन स्विच ऑफ मिलता है। व्यापारी परेशान, लेकिन ठीक है इतनी बड़ी पार्टी है, सुबह से लगे होंगे, डेड हो गया होगा फोन। फिर 1-2 घंटे बाद फोन लगाते हैं, फिर स्विच ऑफ मिलता है। अब इधर जो सोच है वो धड़ाधड़ बदलने लगी, दिल की धड़कनें बढ़ने लगी और चिंता से भर उठा पूरा सामने वाला। अब वापस फोन लगाते हैं, स्विच ऑफ। तुरंत एसडीएम इंदु प्रकाश को फोन लगाते हैं, साहब ऐसी ऐसी बात है, ये दिक्कत है, फोन नहीं उठा रहे हैं। बोले रुको बात करते हैं। वो फोन लगाते हैं, स्विच ऑफ मिलता है। वो डीएम को फोन लगाते हैं, डीएम कहते हैं कोई बात नहीं मैं बात करती हूँ। डीएम वो नंबर स्विच ऑफ था, इसके लिए वो डायरेक्ट लगाती हैं सीएम हाउस में फोन, सीएम ऑफिस में फोन लगाती हैं और बात करती हैं ओएसडी आशीष यादव से। जब आशीष यादव से बात होती है और उन्हें बताया जाता है तो वो सीधे मना कर देते हैं कि मेरी किसी भी तरह की किसी भी लेन देन या आपसे कोई भी बात ही नहीं हुई है। अब पांव तले जमीन खिसकना कोई बड़ी बात नहीं है डीएम के, ये कैसे पॉसिबल है? वो नंबर देती हैं, ओएसडी साहब बोलते हैं ये नंबर तुमने कभी यूज नहीं किया है, आप चेक करवाइए। डीएम साहब ओएसडी साहब को पूरी डिटेल देती हैं, बताती हैं ऐसा ऐसा है, ठीक है। इधर डीएम साहब इंक्वायरी में लगती हैं, उधर ओएसडी आशीष यादव जी सीएम अखिलेश यादव को इन्फॉर्म करते हैं कि आपके नाम से एक व्यापारी से लगभग 40 लाख की लूट हो चुकी है। जाहिर सी बात है किसी का नाम इस्तेमाल करना बहुत बड़ा एक गुनाह भी कह सकते हैं और एक बहुत बड़ी साजिश भी कह सकते हैं। अब जब ये चीज पता चलती है तो अखिलेश यादव एक्शन में आ जाते हैं और वो बुलंदशहर मेरठ आईजी को, जो मेरठ आईजी हैं सुजीत पांडे, उनको फोन करते हैं और बताते हैं ये ऐसे ऐसा मैटर है और इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। मैं भी जानूं कि कौन से लोग हैं, क्या मेरे ऑफिस से किसी तरह से लोग हैं या कोई बाहरी लोग हैं जो मेरे ऑफिस का सहारा लेके ऐसा काम कर रहे हैं। आईजी साहब डायरेक्ट आईपीएस बुलंदशहर एसएसपी वैभव कृष्ण को एक केस सौंपते हैं और जल्द से जल्द लोगों को अरेस्ट और लोगों को गिरफ्त में लाने की बात कहते हैं। घटनाक्रम बढ़ता जाता है
व्यापारी भी इधर परेशान, पूरे उत्तर प्रदेश में हो हल्ला मच जाता है, पूरा बुलंदशहर चमक उठता है इस मीडिया से। हो हल्ला तो होना आम बात है। धीरे धीरे केस आगे बढ़ता है। सबसे पहले नंबर को ट्रेस किया जाता है, नंबर फर्जी मिलता है, कहां से नंबर लिया गया था उनको भी ढूंढा जाता है। फिर जिस अकाउंट में पैसे जमा किए गए थे उस अकाउंट की इंक्वायरी करते हैं। तो जब इंक्वायरी करते हैं तो 2 लोगों को आगरा के मुख्य ब्रांच, स्टेट बैंक की मुख्य ब्रांच से 2 लोगों को गिरफ्तार करते हैं। वजह, बिना किसी आइडेंटिटी के 40 लाख रुपए का विड्रॉल हो चुका था। ज्यादा इंक्वायरी होती है, किसी नरेंद्र सिंह के नाम पे एक खाता होता है जो कि फर्जी था। इंक्वायरी बढ़ती है, सर्विलांस बढ़ता है, तो एक टिप मिलती है गारंटर की, और गारंटर थे हरिओम शर्मा, और हरिओम शर्मा थे सेवानिवृत्त बैंक कर्मचारी। इनकी मदद से वो फर्जी अकाउंट ओपन हुआ था। हरिओम शर्मा को जब रिमांड में लिया जाता है, इंक्वायरी की जाती है, तो जो खुल के सामने आता है वो कुछ इस तरह है। हनीफ उर्फ आलमगीर इस पूरे वाकया का मास्टरमाइंड। इस्लाम उसका बहनोई, फिर कुछ और लोग धरे गए, मुशर्रफ बेग, रईस आसिफ, हरिओम, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे चेन बढ़ता गया। उधर जिन्होंने फर्जी आईडी पे सिम दी थी उनको भी पुलिस ने उठाया था। एक है सुमित अग्रवाल और दूसरा है अजय। ये 2 लोगों को सिम के लिए गिरफ्तार किया। अब इन लोगों से तकरीबन 21 लाख की रिकवरी कर ली गई, और 7 लाख की जो एफडी है वो हनीफ ने अपनी बीवी के नाम पे कर रखा था, उसको भी कब्जे में ले लिया। अब धीरे धीरे जब इंक्वायरी बढ़ी, सब कुछ हुआ, तो पता चला कि हनीफ 10वीं फेल है। अब यहां पे जब बात आती है तो हंसी आती है कि 10वीं फेल इंसान ने कैसे पढ़े लिखों को झांसे में लिया और इतनी बड़ी ठगी की। जब बैंक का ट्रांजैक्शन निकाला गया तो उसमें और बहुत सारे पैसों का ट्रांजैक्शन दिखा। कहीं किसी फॉरेस्ट ऑफिसर का दिखा जिन्हें मनचाहा जिला चाहिए था, तो कहीं छोटे मोटे अधिकारियों का दिखा जिन्हें झांसे में लेके जांच का डर दिखा के पैसे ऐंठे गए थे। जब पुलिस की गिरफ्त में ये पूरी गैंग आती है तो इनसे पूछा जाता है कि बताइए आप ये सब करते कैसे हैं, क्योंकि एक आम आदमी डीएम को छोड़िए, तहसीलदार भी छोड़िए, प्रधान को फोन करने से पहले 10 बार सोचता है, और आपने डीएम को डायरेक्ट फोन किया और झांसे में ले लिया, कैसे? बोले साहब फोन दीजिए, बताते हैं। फोन लिया, पुलिस वालों के सामने ही फोन किया, एक नंबर जो पुलिस वालों ने दिया, सामने वाले शख्स डीएम थे या एसडीएम थे समझिए, फोन करता है और बोलता है मैं मुख्यमंत्री कार्यालय से बात कर रहा हूं। इतना कहना था कि सामने से बस हाँ साहब बताइए क्या आदेश है। अब समझिए ये एक ऐसा माहौल क्रिएट हो जाता है जब आप किसी को ऐसे ऑफिस, ऐसे दफ्तर का नाम लेके कॉल करते हैं कि डर में आना कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोग ठहाका लगाते हैं, हंसते हैं। हालांकि इन पे 420 के साथ साथ पता नहीं और धोखाधड़ी जैसे, जालसाजी जैसे बहुत सारे केस लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस ऐसी चीज होती है जिसमें शिक्षा या व्यवहार की जरूरत नहीं होती। मात्र कॉन्फिडेंस से इन लोगों ने अच्छे खासे लोगों को चूना लगाया और बड़े से बड़े लोगों को झांसे में ले लिया। तो आप भी सतर्क रहें, कहीं ऐसा भी ना हो कि आपकी स्मार्टनेस आपको एक दिन ले डूबे। साथ ही आज इस कहानी में इतना ही। कल फिर किसी और कहानी के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। और आपका प्यार जो है ना लगातार बढ़ता जा रहा है, इसलिए और भी लोगों से ये शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वो भी मुफ्त में। फिलहाल धन्यवाद।